Hi, my name is Anuj Kumar Kushwaha, BTech in Computer Science and Engineering from National Institute of Technology, पटना। इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है फिक्स्ड एंगल लोकस उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये ये जो होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा। इसमें जेड की लोकस क्या होती है। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि स्टूडेंट इस टॉपिक में बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां इसलिए करते हैं कि अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये एक सर्कल की इक्वेशन देता है। वो सर्कल की इक्वेशन इस जेड की कंप्लीट लोकस नहीं होती है। उस सर्कल का कुछ पार्ट, कोई आर्क, कोई एक सेगमेंट उसकी इस जेड की लोकस होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो इक्वेशन आती है उसी को कंप्लीट लोकस मान करके आंसर दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। बट वो पूरा जो सर्कल आता है वो सर्कल पूरी लोकस नहीं होती, कुछ पार्ट ही है। जैसे मान लो ये वाला पार्ट हो गया, इस जेड वन इस जेड का लोकस हो गया। तो इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब क्या है। जेड माइनस जेड वन एक लाइन है, जेड माइनस जेड टू एक लाइन है, और उनके बीच का एंगल अल्फा है। कैसे, ये एक पॉइंट जेड लो, जेड जेड टू ले लेते हैं, ये जेड वन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि नीचे वाली लाइन जो नीचे होगा इसमें, उस वाली लाइन को अल्फा एंगल घुमाएंगे और जेड माइनस जेड वन तक पहुंच जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हमेशा। नीचे वाली लाइन को जेड माइनस जेड टू, ये वाली लाइन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और देखते हैं कि इस जेड माइनस जेड वन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अगर हाँ, जेड माइनस जेड वन तक पहुंच पा रहे हैं तो मतलब हमारा पॉइंट सही है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि नीचे वाली लाइन को एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल घुमाना है और जेड माइनस जेड ऊपर वाली लाइन तक जाना है। नीचे वाली लाइन को एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल घुमाओ और ऊपर वाले तक जाओ। अगर ऐसा कर अगर ये कर पा रहे हैं हम, तो हमने जेड सही एज्यूम किया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमने जो एज्यूम किया है, जिस जेड को और जेड वन और जेड टू को मिलाने पर लाइन जो बन रही है वो हमने गलत एज्यूम किया है। तो इसका जो लोकस आता है वो एक आर्क आता है। उस आर्क को समझने से पहले एक सर्कल की एक थ्योरम को समझते हैं जो इसको हेल्प करेगी इसके लोकस को फाइंड करने में, जेड के लोकस को। तो सर्कल की थ्योरम क्या बोलती है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे एक सेगमेंट ले लिए, ये वाला सेगमेंट बी डी सेगमेंट, ये बड़ा बड़ा वाला सेगमेंट। और इस सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे, जैसे इसको यहाँ से मिलाएंगे तो एंगल थीटा बना रहा है, और यहाँ से भी मिलाएंगे तब भी ये थीटा बनाएगा, और इससे यहाँ भी मिलाएंगे तब भी ये एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो सारे एंगल जो हम हैं सारे थीटा ही होंगे। तो हमारा जो जेड होगा इसी आर्क पे लाई करेगा। देखते हैं कैसे लाई करेगा। अगर मान लो इसको यहाँ पर हमारा जेड है और ये जेड टू ले लेते हैं और ये जेड वन ले लेते हैं और इनको यहाँ से जेड से मिलाते हैं। ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड टू हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस जेड वन। अब क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू थीटा। मीन्स नीचे वाले को, इस वाले को थीटा एंगल घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और जेड माइनस जेड वन तक जाओ। क्या एक चीज कर पा रहे हैं, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। तो जेड माइनस जेड वन जेड टू, नीचे वाली लाइन को अब थीटा एंगल घुमाने पर इस पे एंटी क्लॉकवाइज इसमें जेड माइनस जेड वन पर पहुंच पा रहे हैं। तो मतलब हमने जो एज्यूम किया है जेड यहाँ पर, ये हमारा जेड सही है। ये हमारा जो जेड था ये हमारा सही जेड है। अगर ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, सपोज करो हम इसको जेड वन ले लेते हैं, इसको जेड टू ले लेते हैं, तो अब ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ये जेड टू हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा जेड माइनस जेड वन हो जाएगा, ये जेड माइनस जेड टू हो जाएगा। अब सेम वही काम करेंगे, नीचे वाली लाइन जेड माइनस जेड टू को थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अब जेड माइनस जेड टू को थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, तो बट ये इसके पीछे साइड में है। तो अगर थीटा एंगल घुमाने पर यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब ये हमने जो जेड इस आर्क पे एज्यूम किया है ये हमारा गलत है। तो अब दूसरे साइड एज्यूम करेंगे, इसी आर्क के दूसरे सेगमेंट में, इस वाले से साइड में यहाँ पर एज्यूम करते हैं जेड, इसको और यहाँ से इससे मिला देते हैं। ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, और ये लाइन हमारी हो जाएगी जेड माइनस जेड टू, ये हो जाएगी जेड माइनस जेड वन।
अब इस जेड माइनस जेड टू को थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यहाँ जेड माइनस जेड वन पर पहुँच आ रहे हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये हमारा सही लोकस दे रहा है। अगर ऊपर वाला सेगमेंट नहीं होगा तो नीचे वाला सेगमेंट होगा। तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, एक पॉइंट लेंगे किसी एक सेगमेंट में, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट, मतलब वो लोकस सही है। अगर नहीं सही सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके अपोजिट वाले सेगमेंट में हमारा ये जेड लाई करेगा। ठीक है? तो अब जो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आर्क की लेंथ जो होगी डिफरेंट डिफरेंट आती है। अगर थीटा की वैल्यू कम होगी तो आर्क की लेंथ क्या होगी, थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आर्क की लेंथ क्या होगी? तो उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, अगर थीटा की वैल्यू इसमें देखते हैं, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो ये इस बड़े वाले आर्क में, इस बड़े वाले आर्क में जो एंगल थीटा आ रहा है, देख रहे हो कि ये 90 से कम दिख रहा है हमें। ये थीटा हो है लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन जीरो है। तो जो जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो वो बड़ा सा आर्क देगा। और थीटा की वैल्यू अगर कम ज़्यादा होगी तो वो ये आर्क जितना फ्लैट होगा उतना ही ज़्यादा थीटा होगा। तो ये छोटा वाला आर्क जो होगा, ये थीटा जो होगा ये 90 से बड़ा होगा। तो 90 से जब अ, इस वाले सेगमेंट में अगर ये 90 से ज़्यादा है, अगर ये 90 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आर्क फ्लैटर होगा और ये इसके आर्क की लेंथ जो होगी छोटी होगी। अगर ये 90 से ज़्यादा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज़ लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, तो आर्क की लेंथ जो होगी वो छोटी होगी। अगर ये थीटा एग्जैक्टली 90 हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर ये थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 हो जाती है तो ये सेमी सर्कल देगा। सर्कल का एक आधा वाला पार्ट है, या तो इस साइड में या तो ऊपर साइड में या तो नीचे साइड में। अगर प्लस वाला प्लस पाई बाई टू ऊपर वाला दे रहा है तो माइनस पाई बाई टू नीचे वाला देगा। तो ये था थीटा की वैल्यू अगर 90 थी। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, मीन्स अगर ये जेड वन हो जाए, ये जेड टू हो जाए, तो ये जेड किसी इंटरनली डिवाइड करेगा इसको। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू ये है। तो Z1 को Z2 से मिलाने पर ये वेक्टर आ रहा है, Z2 को Z1 से मिलाने पर ये वेक्टर आ रहा है। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ये है 180 डिग्री। तो ये Z जो होगा इंटरनली डिवाइड करेगा अगर थीटा की वैल्यू अगर पाई है तो। और थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो ये हमारा Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। Z ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इसको, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू ज़ीरो है। मीन्स जो हमारा जेड माइनस जेड वन ये है और जेड माइनस जेड टू भी ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये इनके बीच के एंगल का डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। और ये अगर इस साइड में है, मान लो इस साइड में है ये जेड, तो ये भी पैरेलल ही होगा इससे, क्योंकि इस इधर से मिलाने पर दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है? तो जब एंगल 0 होगा तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा जेड इन दोनों पॉइंट को। अब हाँ, अब इस वाले पार्ट में हमें जो हमारा आर्क आया है, ये आर्क आया है, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, वो देखते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या था, ये Z1 था, Z2 था, और ये एंगल थीटा था। ये एंगल अगर थीटा है, इसको सेंटर से यहाँ से मिला देते हैं, ये एंगल क्या होगा, ये हमारा एंगल टू थीटा हो जाएगा सर्कल की थ्योरम का यूज करके। ये एंगल थीटा है अगर, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, और टू थीटा हो जाएगा। अगर इसको कॉर्ड से मिलाते हैं तो ये एंगल थीटा होगा, ये आधा एंगल ये थीटा होगा। और हमें रेडियस कैसे निकालेंगे, ये आर की वैल्यू, ये हमें डी पता है, जेड डी क्या है हमारा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, Z2 और Z1 दिए रहे होंगे तो वहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा D/2, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी D/2। एंगल पता है, हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला, हाँ, ये आर्गुमेंट ऑफ Z-6 प्लस ये वाला करके देखते हैं। तो ये Z1 है, ये Z2 है।
तो Z1 क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 6,3, ये हो जाएगा Z1, Z2 हो जाएगा 3,6, ये हो जाएगा Z2। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं। ये हमारा Z है, ये एंगल कितना है, π/4 है। ये क्या क्या हो जाएगा, Z माइनस Z2 हो जाएगा। इधर ये Z लिए हैं तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1। अब Z माइनस Z2 को एंटी क्लॉकवाइज π/4 घुमाते हैं तो ये Z माइनस Z1 पर पहुँच पा रहे हैं, यस हाँ पहुँच पा रहे हैं। तो मतलब हमने जो Z लिया है सही है। अगर यहाँ पर लेने पर अगर ये आंसर सही नहीं आता तो इस साइड में लेते हैं। तो ये हमारा Z जो आ रहा है ये सही है। तो ये हमारा यही जो आर्क आएगा यही एग्जैक्टली Z की लोकस होगी। तो जो हमारा Z होगा इसी आर्क पे लाई करेगा, इस मेजर वाले बड़े वाले आर्क पे। अब हमें मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। मॉड जेड मतलब क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है कि एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स वाई जो हमारा है इस जेड इस आर्क पे लाई कर रहा है, एक्स वाई इस आर्क पे लाई कर रहा है। तो 0,0 से इस एक्स वाई की मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो सर्कल में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर है, इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये डी है तो मैक्सिमम होती है डी प्लस आर ये वाली डिस्टेंस, और मिनिमम होती है डी माइनस आर। मैक्सिमम होती है डी प्लस आर और ये मिनिमम होती है, और ये वाली मैक्सिमम होती है डी प्लस आर वाली। तो उसके लिए हमें सेंटर फाइंड करना होगा और रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर इसको इधर यहाँ से मिला देंगे, और ये एंगल π/2 था तो ये एंगल भी π/4 हो जाएगा। ये π/4 था तो पूरा π/4 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, उसका आधा π/4 है ये। और ये डिस्टेंस हमें पता है डी कितना है, अंडर रूट में ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3√2। तो ये हो जाएगा 3/√2, ये है आर। तो यहाँ हम लिखते हैं अगर साइन π/4 इक्वल टू 3/√2 आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 3, रेडियस की वैल्यू 3 आ गई। और इसका अब रेडियस पता हो गई हमें, और इस लाइन का स्लोप भी हमें पता है। इस लाइन का स्लोप ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला मिड पॉइंट एम होगा 9/2, 6 + 3 9/2 होगा। ठीक है, और ये जो इसी लाइन पर ये लाई करेगा, इसका स्लोप कितना होगा, Z1/Z2 का, इसका स्लोप होगा 6 - 3 3/3 - 6 -3 मीन्स इसका स्लोप होगा -1। तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, m इक्वल टू +1 हो जाएगा। m परपेंडिकुलर जो होगा ये 1 हो जाएगा। तो हमें ये पता है 9/2 है, और ये भी 9/2 है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। m कितना आ रहा है, m की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ से, तो ये 45 एंगल बना रहा है। ठीक है, ये π/4 है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर कॉस थीटा होगी। आर की वैल्यू आर कॉस π/4, आर की वैल्यू 3 है √2, 3/√2। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डी। ठीक है, तो यहाँ से हम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 9/2 प्लस 9/2 प्लस डी कॉस 45, 9/2 प्लस डी साइन 45। ठीक है, और यहाँ से ये डी की वैल्यू 3/√2 रखेंगे, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 रखेंगे, तो 3 + 9 + 3 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। इसका सेंटर कितना आ गया, 6,6। अब हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है। रेडियस कितना है, रेडियस 3 है, सेंटर 6,6 है। अब इस पॉइंट ये 0,0 था हमारा,
तो इस पॉइंट से इस सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? और इसको हम डी डैश ले लेते हैं तो ये 6√2 हो जाएगी, 6√2 हो जाएगी। तो जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी यहाँ 0,0 से ये जो मैक्सिमम हमारी होगी 6√2 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी। और मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाला सेगमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से यहाँ से ये वाली डिस्टेंस होगी मिनिमम, इनमें से कोई एक मिनिमम होगी। तो 0,0 से इस Z1, ये Z2 था, ये Z1 था, Z1 और Z2 के बीच की दूरी निकालेंगे, इनमें से जो कम होगी वही हमारी मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम तो हमें बता सकते हैं कि ये इस लाइन पे इसके सेंटर से पास करते हुए यहाँ पर होगी कहीं पर, बट मिनिमम वाली डिस्टेंस तो सर्कल तो कंप्लीट नहीं, अगर सर्कल कंप्लीट सर्कल होता तो ये D-R हो जाती, 6√2 - 3 हो जाती। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 6√2 - 3 हो जाती, बट इस कंप्लीट सर्कल तो है नहीं। तो यहाँ 0,0 से इसके बीच की Z1 और Z2 के बीच की दूरी निकालेंगे, जो इनमें से मिनिमम है वही हमें मिनिमम दे देगी। ठीक है, अब एक देखते हैं जेईई मेंस का भी एक क्वेश्चन आया था, उसको भी सॉल्व करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में रखा था, इसको कहाँ गया? हाँ, ये है। ये इक्वेशन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z-Z1/Z+- रिप्रेजेंट ए सर्कल। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट -1 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 है इसको हम Z1 बोल देते हैं, इसको Z2 बोल देते हैं। अब देखते हैं मैं ऊपर होगा या नीचे होगा। ये इसको Z को यहाँ से इससे मिला देते हैं, पहले एक बार नीचे करके देख लेते हैं क्या सही आता है कि लोकस की नहीं। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी Z-Z1, ये हो जाएगी Z-Z2। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा π/4। अब Z-Z2 को ये Z1 है, ये Z2 है। अब Z-Z2 को π/4 एंगल घुमाओ, Z-Z1 पर जाओ। ये ये हमारा है Z-Z2, इसको एंटी क्लॉकवाइज π/4 घुमाने पर क्या Z-Z1 पर पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये उसके पीछे है, पीछे साइड में है। तो ये हमने जो पॉइंट लिया है गलत है। तो ये इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहीं लाई करेगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इस वाले आर्क पे लाई करेगा, ये वाला आर्क। ठीक है, अब इसका जो सेंटर होगा यहाँ इसी पॉइंट पे होगा, तो ये 1 होगा और यहाँ ये y होगा। ये एंगल कितना बना रहा है? π/4 बना रहा है, तो ये आधा एंगल π/2 हो जाएगा। ये पाई बाई ये पूरा π/2 होगा, तो इसका आधा ये π/4 हो जाएगा। अब ये हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता है, रेडियस भी पता कर लेंगे और सेंटर भी पता कर लेंगे। सेंटर इसका एक्स एक्सिस तो ये 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस का नहीं पता है, तो वाई एक्सिस कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये एंगल ये कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा ये डी साइन π/4 इक्वल टू 1/r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई, √2। रेडियस कितनी आ गई? √2 आ गई। तो ये √2 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। तो ये सेंटर हमारा कहाँ कहाँ पर होगा? 0,1 पे होगा। रेडियस कितनी होगी? √2 होगी। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये डायरेक्टली ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। और वैसे भी हम यहाँ पर एक्स जेड की जगह पर x प्लस आई वाई रखते, और इसको सॉल्व करते, आर्गुमेंट को tan इनवर्स का फार्मूला लगाते, तो वहाँ से भी एक सर्कल की इक्वेशन आती, जहाँ से हम बता सकते थे सेंटर क्या है, रेडियस का कहाँ है। बट इस ज्योमेट्री का यूज़ करके, इस लोकस का यूज़ करके हमने 1 सेकंड, मान लो 1 मिनट में ही इसको बता दिया कि इसका सेंटर क्या है, रेडियस का क्या है। ठीक है।